the nodes of the electrical circuit. They are also called nodes, जहाँ पे nodes यानी different inputs outputs connect होते हैं, तो उसको हम node कहते हैं electrical circuit में. तो they are the nodes of electrical circuit. Similarly, they are also called the nerve centers of the power system. जैसे आपका नर्वस सिस्टम है जहाँ से सारे सिग्नल्स जो है वो जाते हैं, इन आउट आती भी है जाती भी है. सो बेसिकली जो बस बार है वो द वर्ड बस इज टेकन फ्रॉम द ओमनी बस. जैसे आप तो छोटे हैं, ये अक्सर ओमनी बसें जो है ना वो लाहौर में चलती थी बहुत पहले जमाने में. तो बस वही से वर्ड जो है वो लिया गया है बस, यानी बस मीन्स कॉमन. बेसिकली उसका मतलब ये होता है कॉमन फॉर ऑल, और उसमें कोई इन होता है कोई आउट होता है, तो इसलिए जो है ये वर्ड वहां से लिया गया जी. अच्छा, अंडर द नॉर्मल पावर फ्लो कंडीशन द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स. यानी यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, द सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स. तो यहाँ पे भी जो है इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखें जी, तो ये बस बार है और बस बार में ये इनकमिंग करंट्स हैं जी टू पॉइंट एन, और ये जो है आउटगोइंग. जरूरी नहीं है कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो सेम हो, जरूरी नहीं है. सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. एनीहाउ, तो इनमें जो इनकमिंग करंट्स हैं इनका सम टोटल करंट्स जो भी एम्पेयर है 100 है 200 है, तो जो आउटगोइंग है उस टाइम द करंट्स दो इन इसका सम और इन दोनों का सम दैट विल बी इक्वल. तो ये जी थोड़ा सा बस बार है. इसके बाद जो है बेसिक जो इसमें है सीटी सिलेक्शन वो समझने वाली है. तो इसमें यहाँ पे जी सिलेक्शन ऑफ सीटी रेशियो इन केस ऑफ बस बार प्रोटेक्शन. तो यहाँ जो आपने डिफरेंशियल रिले उसी तरह है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है. सिर्फ यहाँ पे अगर आपने देखा होगा बाकी जो है ट्रांसफार्मर में हमने डिफरेंस देखा था कि इनकमिंग सीटी उसके बाद जो है जो सेकेंडरी साइड पे सीटी थी ये दो सीटी फिर सिमिलरली दूसरा फेज फिर तीसरा फेज, और सीरीज जो सिंगल सीटी लगी होती थी. यहाँ पे जो सीटी कनेक्शन है ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें सीटीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दिस वेरी एप्लीकेशन देयर आर टू इनकमिंग फीडर्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं जी दो शोखे हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इसमें जो सीटीज हर फीडर का उसमें जब आप उनको कनेक्ट करेंगे डिफरेंशियल रिले के साथ तो उन सब को जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. सिमिलरली आउटगोइंग में भी यही मेथड होगा. यहाँ पे आउटगोइंग जो है वो सिंगल एक ही आउटगोइंग शो किया गया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इसमें जो है नंबर ऑफ सीटी जो कनेक्ट करेंगे वो भी सारे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. एक तो एक ये डिफरेंस है. अच्छा, अब इस एग्जांपल में दिस इज रॉन्ग मेथड जो आप सीटी रेशियो ले रहे हैं, दिस इज द रॉन्ग मेथड. तो रॉन्ग मेथड क्यों है ये अभी हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल जो सीटी हमने ली हुई है ये वाली सीटी और इसका रेटेड करंट जो है वो 1000 एम्पीयर है फॉर एग्जांपल. तो जाहिर बात है कि इसका हम सीटी भी रेटेड करंट का हम लेंगे तो 1000/1 की हमने सीटी ले ली फॉर एग्जांपल. सिमिलरली जो फीडर नंबर 2 है उसका लोड मैक्सिमम जो है वो 2000 है, तो इसलिए इसकी सीटी भी हमने 2000/1 की ले ली. 5 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स. ये तो सीटी हमने इनकमिंग पे ले ली विद रिस्पेक्ट टू देयर लोड्स. अब हम आते हैं जी आउटगोइंग पे. तो आउटगोइंग पे जो है आपको पता है कि द सम ऑफ दिस टू इज 3000, तो लोड यहाँ 3000 है, तो सीटी रेशियो भी हम 3001 की एज्यूम कर लेते हैं मैक्सिमम लोड के लिए. अब हमने देखना ये है कि ये जो हमने सिलेक्शन की है सीटी रेशियो की ये ठीक है या नहीं है. तो यहाँ पे इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया इस सीटी को और सिमिलरली इस सीटी को.
और इनका करंट्स जो है ये आ गया जी। सिमिलरली फिर यहाँ पे इनका दूसरा एंड कनेक्ट किया, वो यहाँ तो ये इस रिले में से ये स्पिल करंट फ्लो हो रहा है, और बाकी उसी तरह सर्कुलेटिंग जो पायलट वायर्स है वो वैसे ही होंगे ऐसे। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आउटपुट है और ये ठीक है, आगे रिले ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लग सेटिंग जो है वो 0.5 एम्पेयर की ऑलरेडी सेट किया हुआ है इस रिले को, यानी इसका पिकअप वैल्यू जो है 0.5 एम्पेयर। अब देखते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोड पे हम देखते हैं कि डिफरेंशियल रिले को नॉर्मल लोड पे ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल लोड फॉर एग्जांपल फ्लो हो रहा है 1000 एम्पेयर यहाँ से, तो इसका जो सेकेंडरी करंट है वो 1 एम्पेयर होगा डेफिनेटली। अगर प्राइमरी 1000 है तो सेकेंडरी 1 होगा, ये 1 एम्पेयर यहाँ फ्लो हो रहा है, ये जी आपको नजर आ रहा है, ये इस पॉइंट। सिमिलरली जब आप फॉर एग्जांपल ये भी फुल लोड है 2000 एम्पेयर, तो सेकेंडरी करंट जो है वो 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, यानी मैक्सिमम लोड दोनों का हमने एज्यूम किया। तो इन दोनों का जो सम होगा, चूंकि ये पैरेलल में है, ये नोड है, तो टुवर्ड्स दी डॉट है या नोड है, तो आउटगोइंग भी जो है दिस विल बी दी 1 + 1 2 एम्पेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें जी 2 एम्पेयर फ्लो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ तक। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाए जी सेकेंडरी साइड पे, ये 1000 है, 2000 तो डेफिनेटली 3000 एम्पेयर फ्लो होगा। इसका सेकेंडरी करंट जो है वो 1 एम्पेयर है, डॉट है जी 1 एम्पेयर ये फ्लो हो रहा है। अब देखिए जी यहाँ पे 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है इस पायलट वायर में, यहाँ पे है 2 एम्पेयर। तो जो स्पिल करंट है, द डिफरेंस ऑफ दीज टू, 2 - 1 is 1, so 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग। अब आपकी प्लग सेटिंग है, जो पिकअप वैल्यू है वो है 0.5 एम्पेयर, और जो लोड करंट है वो फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर। इट मींस कि नॉर्मल लोड पे भी ये जो करंट है ये इस इज मोर देन द पिकअप वैल्यू एंड द रिले विल ऑपरेट। तो इसका मतलब ये है कि जो सीटी रेशियो हमने सिलेक्ट की है, जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा था, उसकी वजह से रिले malfunction करेगी और नॉर्मल लोड पे भी ऑपरेट हो जाएगी। सो ये जो है डिजायर्ड फीचर नहीं है डिफरेंशियल स्कीम का। तो सो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग मेथड। अच्छा, यहाँ पे ये छोटा सा सर्किट दिखाया गया, ये जो है बेसिकली ये भी याद रखना है कि जब भी जो है बस बार प्रोटेक्शन होगी तो उसमें जितने ब्रेकर्स लगे हैं इनकमिंग पे, जितने ब्रेकर्स लगे होते हैं आउटगोइंग पे, सारे के सारे ऑपरेट होंगे यानी ऑफ होंगे अगर बस फॉल्ट है। तो यहाँ पे ये इसका ट्रिप सर्किट बनाया गया है जी। ये जो है ट्रिप कॉइल्स है ब्रेकर 1 का, यानी फॉर एग्जांपल इसका, फिर ये दूसरे बी का है और ये सी का है। तो जब भी जो है ये जो है फॉर एग्जांपल वोल्टेज डीसी सप्लाई है कॉइल की, और ये जो है जो कांटेक्ट शो किया ये वाला, ये इस रिले का कांटेक्ट है। तो यूं ही ये रिले ऑपरेट होगी, ये क्लोज हो जाएगा और ये सप्लाई जो है माइनस इसकी थ्रू इस कॉइल को मिल जाएगी, और यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव इसको मिला हुआ है। तो जब ये नेगेटिव भी मिल जाएगा तो ये तीनों कॉइल्स ऑपरेट हो जाएंगे और तीनों के तीनों ब्रेकर्स एट ए टाइम ऑफ होंगे। तो बस बार प्रोटेक्शन में याद रखना है, जितने ब्रेकर्स बस के साथ कनेक्ट होते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग, वो सारे के सारे ऑफ होने चाहिए। तो ये जो सिलेक्शन है सीटी रेशियो का बेस्ड ऑन द मैक्सिमम लोड, दिस इज रॉन्ग जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम राइट मतलब है कि करेक्ट मेथड क्या है जी, वो जरा हम देखते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीटी रेशियो इन केस ऑफ बस बार प्रोटेक्शन, जो करेक्ट मेथड है उसमें आप देखें जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, थोड़ा सा इसमें ये देखना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो सीटी सिलेक्शन आपने करनी है, जिस फीडर की रेशियो सबसे ज्यादा होगी सीटी रेशियो, उसी रेशियो को आप बाकी फीडर्स के लिए भी ले लेंगे। ठीक है जी। जैसे प्रीवियस में मैक्सिमम जो लोड करंट था वो 3000 था आउटगोइंग फीडर पे, तो आउटगोइंग फीडर का जो है 3000,
तो इसी तरह ये भी सीटी भी 3000 होगी और ये सीटी भी 3000 होगी। तो इसमें जो है जब सिलेक्शन आप कर लेंगे यानी सेम रेशियो का ले लेंगे। अब हम दोबारा देखते हैं कि जो ये मेथड हमने अप्लाई किया क्या ये ठीक है। तो अब अगेन हम उसी तरह नॉर्मल लोड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोड वही रहेगा, ठीक है जी। लोड का आपने वही जो पहले था 1000 एम्पेयर इसमें फ्लो हो रहा है, 2000 यहाँ फ्लो हो रहा है और 3000 यहाँ। अब यहाँ पे आप देखें जी कि अगर प्राइमरी करंट जो है वो 1000 फ्लो हो रहा है और सीटी है 3000/1 की, तो सेकेंडरी करंट कितना होगा। तो सेकेंडरी करंट जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 1/3 एम्पेयर हो जाएगा। ये 3000 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 1/3 आ जाएगा। इस सीटी का जो है इस लोड के लिए आउटपुट करंट है 1/3 एम्पेयर। अब यहाँ पे आ जाए जी सेकेंड में 2000 एम्पेयर है यहाँ पे, तो अगर ये सीटी लगी हुई है तो सेकेंडरी करंट कितना होगा, अगेन 2/3000, 1/3000 मल्टीप्लाई बाई 2000, ये 2/3 आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी करंट जो है 2/3 है। अब यहाँ पे 1/3 है इस सीटी का आउटपुट, ये जी यहाँ आ गया, और इस सीटी का आउटपुट जो है वो 2/3 है। तो यहाँ पे इस नोड पे जो है जो आउटगोइंग करंट है वो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ दीस टू 1/3 प्लस 2/3 इज 1 एम्पेयर। ये 1 आ गया जी, तो यहाँ 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो है 3000 है, तो 3000 और प्राइमरी साइड तो 1 एम्पेयर सेकेंडरी साइड हो जाएगा। 1 और 1 है, द डिफरेंस इज 0 एम्पेयर, so the relay will not operate. So this is the correct method of selection of CT in case of bus bar protection. जी इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। जी क्लियर है। अच्छा ये बस इसमें जो बस बार सिलेक्शन है उसमें यही चीज जो है इंपॉर्टेंट होती है, बाकी जो है रिले वही रिले यूज होती है, वही प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट जो है हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी वो है जनरेटर प्रोटेक्शन का जी। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट जो चैप्टर 8 है जनरेटर प्रोटेक्शन। जनरेटर प्रोटेक्शन में यहाँ पे एसी जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरेटर का आपको पता है जी बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसमें स्टेटर है और रोटर है, दो मेन पार्ट्स होती हैं। तो जनरेटर इट सेल्फ जो है ये जो है इसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, एक रोटर है और एक स्टेटर है। लेकिन सबको पता है कि जनरेटर जो है वो कनेक्ट होता है मेन 3 इक्विपमेंट के साथ। एक जो है पावर ग्रिड है, ये जब ये फॉर एग्जांपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ अगर ये कनेक्ट है तो उसको हम पावर ग्रिड कहते हैं। बस बार भी आप उसको कहते हैं, इनफिनाइट बस बार फॉर सिस्टम एनालिसिस में पढ़ा होगा। तो ये जी बस बार है जहाँ पे ये पावर देता है। सिमिलरली जनरेटर जो है वो कनेक्ट होता है डीसी एक्साइटेशन सिस्टम से, यानी ये जो पोल्स बनाते हैं रोटर में तो उसके लिए डीसी पावर चाहिए होती है। तो उसके लिए जो ये डीसी एक्साइटेशन सिस्टम के साथ भी कनेक्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स प्राइम मूवर जो है जिसको जो है मैकेनिकल सिस्टम जब इसको घुमा रहा होता है तो प्राइम मूवर के साथ भी कनेक्ट होता है। अब सिंपल जो है जनरेटर की अपनी प्रोटेक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ये जब ये तीनों के साथ कनेक्ट होता है तो ये बिल्कुल ही इंटरलॉक होते हैं। तो इसकी जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजों का आपने इसका भी ख्याल रखना होता है, डीसी एक्साइटेशन का भी, पावर ग्रिड का भी। अब इसमें कुछ फॉल्ट्स होते हैं, इटसेल्फ जनरेटर के फॉल्ट्स होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कंडीशंस होती हैं, यानी इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन है। उन कंडीशंस को भी जो है आपने उसकी केयर करनी होती है। और वो कंडीशन जो है जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, अगर उनको एड्रेस ना किया जाए तो फिर वो
कन्वर्ट हो जाते हैं फॉल्स में। तो इसलिए जो है जनरेटर कुड बी अ पोर्शन ऑफ वाटर टर्बाइन बेस्ड हाइड्रो स्टेशन के साथ भी जो है हो सकता है इस वक्त। गैस टर्बाइन भी हो सकती है जी। सिमिलरली स्टीम टर्बाइन यानी थर्मल प्लांट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये पावर जनरेशन में आपने ये सारा जो है वो पढ़ा है कि ये इसके साथ जो है प्राइम मूवर कनेक्ट होता है और ये इसको कैसे जो है ऑपरेट कर रहा होता है। सो जनरेटर कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन आइसोलेशन, ठीक है जी। इसको आप जो है इन आइसोलेशन कंसीडर नहीं करते बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अदर इक्विपमेंट कनेक्टेड टू। जो इक्विपमेंट्स हैं इनके साथ ये पावर ग्रिड है तो इसके साथ भी कनेक्शन होते हैं। सो जनरेटर प्रेजेंट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सिस्टम कनेक्शंस ऑन 3 डिफरेंट साइड। दीज आर द 3 डिफरेंट साइड्स। तो इनका जो प्रोटेक्शन स्कीम होती है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड से मुराद ये है कि लेंथी होती है और उसमें बहुत सी चीजों का आपने ख्याल रखना पड़ता है। सो ये थोड़ा सा जनरेटर है। और नेक्स्ट जो है हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ जनरेटर। ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है और इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है जी। ये जो है ग्रिड के साथ कनेक्ट है। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बस है जी। यहाँ पे एक जनरेटर ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये मेन सर्किट ब्रेकर है। बाद यहाँ पे ये जनरेटर है और जनरेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड विद सम रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो डायरेक्ट शो किया गया है दिस इज कॉल्ड यूनि एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे आप देखिए 3 मेन पार्ट्स हैं। यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूएटी और ग्राउंडिंग ऑफ जनरेटर। जनरेटर का ये ग्राउंडिंग सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक्साइटर ऑफ जनरेटर। यहाँ पे जो है एक्साइटर दिखाया नहीं गया लेकिन पिछले उसमें आप देखें एक्साइटेशन सिस्टम जो होते हैं जो है यहाँ पे जो ये मेन सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जनरेटर है और जनरेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड विद सम रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो डायरेक्ट शो किया गया है दिस इज कॉल्ड यूनि एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे आप देखिए 3 मेन पार्ट्स हैं। यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूएटी और ग्राउंडिंग ऑफ जनरेटर। जनरेटर का ये ग्राउंडिंग सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक्साइटर ऑफ जनरेटर। यहाँ पे जो है एक्साइटर दिखाया नहीं गया लेकिन पिछले उसमें आप देखें एक्साइटेशन सिस्टम जो होते हैं। तो ये 3 जो है इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जी कि यूएटी जो है यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर ये क्या काम करता है। तो इसमें पावर प्लांट हैज ए साइजेबल एक्सिलरी इलेक्ट्रिकल लोड। सबको पता है कि ये पावर प्लांट जो है उसको इटसेल्फ पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलोनी उसके साथ बनाई गई है तो कॉलोनी को भी पावर चाहिए। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे अप्लायंसेस हैं कंट्रोल रूम में या जो सप्लाई है डीसी सप्लाई इक्विपमेंट की उसमें रिलेज भी आती है, प्रोटेक्शन रिलेज भी आती है तो उनको भी पावर चाहिए होती है। तो दैट पावर इज सप्लाइड बाय दिस यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। और ये अप्रोक्सीमेटली जो मैक्सिमम जनरेटर कैपेसिटी होती है उसका 10% जो ऐसे रूल बनाया गया है, यानी 10% इसकी कैपेसिटी होती है होनी चाहिए यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर की। सो द लोड सप्लाई थ्रू द यूनिट। तो जो लोड कनेक्ट होते हैं यहाँ स्टेशन एक्सिलरीज लिखा हुआ है। स्टेशन एक्सिलरीज में सारी चीजें आती है। उसमें कंट्रोल रूम आता है, उसमें कंट्रोल में जो इमरजेंसी लाइट्स हैं या एयर कंडीशंस हैं या उसके साथ पावर स्टेशन में कॉलोनी है that is they are supplied by this unit auxiliary transformer। तो ये इसमें जी कोई क्वेश्चन है?
यूईटी में। हाँ, एक और चीज इसमें नोट कर लें जी, बात औकात आपको फॉर एग्जांपल जनरेटर नहीं चल रहा है, जनरेटर बंद है और आप इसको चलाना चाहते हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टीम है, स्टीम पावर प्लांट है, तो स्टीम उस वक्त तक जो है नहीं बन सकती जब तक जाहिर बात है कि पावर ना हो। अब जनरेटर बंद है और पावर भी चाहिए, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो या तो आप अलहदा से जनरेटर लगाते हैं, ठीक है जी, उसी पावर स्टेशन में जनरेटर लगा होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक स्टार्ट। तो वो जनरेटर जो है पहले पावर देता है, स्टीम बनाता है, स्टीम जब बन जाती है जनरेटर चल जाता है, तो फिर उसके बाद यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर जनरेटर नहीं है तो फिर अगर ग्रिड में पावर डेफिनेटली अवेलेबल होती है, तो ये पावर जो है वो आप यूनिट ऑक्सिलरी को दे देते हैं, और यूनिट ऑक्सिलरी के बाद जो है जब ये स्टीम बन जाता है, जनरेटर चल जाता है, उसके बाद फिर आप यूनिट ऑक्सिलरी को एनर्जाइज करते हैं थ्रू दिस जनरेटर। तो ये भी जो है एक उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, एक फंक्शन ये भी है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है यूईटी? नो सर। No, sir. No, sir. अब हम नेक्स्ट है ग्राउंडिंग है। ये ग्राउंडिंग ऑफ जनरेटर हम क्यों करते हैं जी? इसका ये लिखा हुआ है जी, ये जो आपको नजर आ रही है न्यूट्रल पॉइंट है, ये जनरेटर है, ठीक है जी। जनरेटर है, उसमें जो है 3 कॉइल्स हैं जी, 3 फेज जनरेटर है, और उसका ये स्टार कनेक्टेड, ठीक है जी, ये स्टार कनेक्टेड है, और न्यूट्रल पॉइंट जनरेटर का is always connected through some resistance or some impedance। इस केस में ये ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। तो जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस यूज होती है उसका क्या फंक्शन होता है? टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, द न्यूट्रल ऑफ द जनरेटर इज ग्राउंडेड थ्रू अ रेजिस्टेंस और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। जब फॉल्ट आता है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड फॉल्ट आ गया, तो उस केस में जो है फॉर एग्जांपल वाइंडिंग की अगर बहुत करीब है ग्राउंड फॉल्ट, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में ना हो तो फिर दैट मच करंट इज डेंजरस फॉर द वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग यहाँ पे ये शो करे, ये अंदर वाइंडिंग है, ये कॉइल, ठीक। तो इसलिए जो है इस करंट को लिमिट करने, यानी शॉर्ट सर्किट करंट को डिक्रीज करने के लिए हमेशा जनरेटर का न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ग्राउंड किया जाता है थ्रू सम रेजिस्टेंस। बाकी जो है उसी तरह है, ये एक फेज है, दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, और ये इसका जो है सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, मेन सी भी है सर्किट ब्रेकर, और आगे जो है फिर ट्रांसफार्मर कनेक्ट है और बस बार जो भी है। तो ये जो है हमेशा याद रखना है कि जनरेटर जो है न्यूट्रल पॉइंट कभी सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं होता है, इसलिए कि उस टाइम करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लो होती है और डेंजरस होता है कि वाइंडिंग को डैमेज ना कर दे। तो ये जो है इसका ग्राउंडिंग ऑफ जनरेटर हो गया जी। और तीसरा पार्ट जो है वो है एक्साइटर ऑफ जनरेटर। एक्साइटर, तो इसमें एक्साइटर बेसिकली क्या होता है कि वो डीसी सप्लाई जो है वो रोटर को देता है। इसमें जो है ये थोड़ा सा उसका जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया जी। ये जो है एक्साइटर यानी डीसी जनरेटर है, ये आपको शाफ्ट नजर आ रही है, ये शाफ्ट आगे जाके किसके साथ कनेक्ट, बेसिकली ये शाफ्ट है कनेक्ट होते हैं किसके साथ? मेन जनरेटर के साथ। अगर आपने देखा है ये इसकी शाफ्ट के साथ जो है ना कपल्ड होता है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ कपलिंग लगी होती है और यहाँ पे इस साइड पे जनरेटर बड़ा मेन जनरेटर का शाफ्ट होता है। इसी शाफ्ट के ऊपर जो है ये छोटा सा डीसी जनरेटर कनेक्ट होता है, और इस डीसी जनरेटर का जो पॉजिटिव है वो तो सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर, जो इंटरप्टर मींस कि कोई प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और ये उसकी जो है मेन फील्ड वाइंडिंग है, ये मेन पॉइंट, और ये फील्ड सुप्रेसर बाद औकात आपको प्रोटेक्शन सिस्टम में इसका जो है ये इसको डी एनर्जाइज करना पड़ता है फील्ड वाइंडिंग को। तो ये इसको आप क्लोज करके आप इसको डायरेक्ट भी शॉर्ट कर, ताकि पोल्स जो है वो डी एनर्जाइज हो। ये डिफरेंट उसमें जो है
प्रोटेक्शन स्कीम में यूज होता है। तो ये जो है उसका सिंपल सा सर्किट है, डीसी जनरेटर है, और इस डीसी का आउटपुट जो है आपने थ्रू एक प्रोटेक्शन ब्रेकर जो है या किसी रिले के थ्रू दिया हुआ है, और ये उसकी मेन, ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग, याद रखना है मेन जनरेटर की ये फील्ड वाइंडिंग है। ये जो आपको नजर आए इस साइड पे ये फील्ड वाइंडिंग, ये इस छोटे से जनरेटर की है, ठीक है, इसकी जो, इसलिए कि डीसी जनरेटर के लिए भी फील्ड चाहिए, तो उसकी ये फील्ड है, और आगे जो है इसका कंट्रोल सिस्टम है। तो ये फील्ड करंट है इसका, इस छोटे जनरेटर का, और ये जो है फील्ड वाइंडिंग है मेन जनरेटर का। ये जो आपको नजर आ रहा है जी यहाँ पे, दीज आर कार्बन ब्रशेस जो है, स्लिप रिंग जिसको हम कहते हैं, क्योंकि शाफ्ट जो है रोटेट कर रही होती है, तो आपने उसी शाफ्ट के अंदर जो है ये अंदर जो है लगी होती है अंदर जनरेटर की। तो चूंकि ये जो है जनरेटर की फील्ड भी जो है रोटेट कर रही होती है, तो यहाँ पे थ्रू स्लिप रिंग जो है आप डीसी सप्लाई देते हैं कायल को। तो ये जो है इसका एक्साइटर है जी, रोटर ऑफ द जनरेटर हाउसेस द फील्ड वाइंडिंग, ठीक। सेपरेट डीसी और एसी जनरेटर, आजकल एसी जनरेटर यूज हो रहा है और फिर उसी के साथ यानी डीसी यूज नहीं हो रहा है, इसकी जगह जो है एसी, और एसी के बाद आगे रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर से डीसी, बस इतना सा फर्क है। विच इज माउंटेड ऑन दी अल्टरनेटर शाफ्ट फीड द फील्ड, ये जो है शाफ्ट पे कनेक्ट होता है एसी या डीसी, और आगे जो है इट फीड्स द फील्ड, और फील्ड को जो है ये फीडिंग करता है। तो दीज आर द 3 मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि कनेक्ट होते हैं या जनरेटर के साथ इसका लिंक होता है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। नो सर। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये सारी चीजें आप लोग, ठीक है जी, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी आपको पता है, पढ़ चुके हैं, उसी थोड़ा सा इसको रिवाइज किया जी। अब है जो फॉल्ट्स हैं और एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, जैसे ऑपरेटिंग कंडीशन वो हमने कहा कि 3 इसके साथ कनेक्ट होता है। तो वेरियस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में जैसे हमने कहा कि 2 मेन पार्ट्स हैं जनरेटर के, एक है स्टेटर एक है रोटर। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी, स्टेटर के अपने फॉल्ट्स होंगे और रोटर के अपने। तो स्टेटर के साथ जो फॉल्ट्स आ सकते हैं वो है फेज फॉल्ट, यानी 2 फेजेस आपस में शॉर्ट हो गए, या कोई एक फेज जो है वो ग्राउंड हुआ, या 2 फेजेस ग्राउंड हुए, यानी इसमें ट्रिपल एल फॉल्ट या एलजी फॉल्ट्स, और एक जो है इंटरटर्न फॉल्ट ऑन द सेम फेज, किसी एक फेज के जो है वो कुछ टर्न्स जो है वो शॉर्ट हो गए, तो इसको हम इंटरटर्न फॉल्ट, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, तो इंटरटर्न फॉल्ट जनरेटर में भी आ सकते हैं। तो ये जो तीनों टाइप्स के फॉल्ट्स हैं दे आर रिलेटेड टू स्टेटर। अब हम आते हैं जी रोटर में, आप सबको पता है फील्ड वाइंडिंग है, वो ऊपर जो है हर पोल्स की अपनी जो है एक ही सीरीज में वो करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इसमें जो फॉल्ट आ सकता है वो है कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो ग्राउंड हो गई, ग्राउंड फॉल्ट। सो दीज आर दी वेरियस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। अब नेक्स्ट जो है एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस, ये कौन सी हो सकते हैं? तो इसमें चूंकि अगेन जो है वो इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल सिस्टम भी कनेक्ट होता है, आगे जो है प्राइमोर वगैरह है, तो इसमें जो है 2 एबनॉर्मल कंडीशंस उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल साइड में अगेन स्टेटर रोटर है। अब स्टेटर में एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है? अनबैलेंस लोडिंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल जनरेटर के साथ लोड जो कनेक्ट है वो अनबैलेंस हो गया। सो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। सिमिलरली रोटर जो है इसमें लॉस ऑफ एक्साइटेशन, यानी जो फील्ड सप्लाई है वो किसी वजह से ऑफ हो गई यानी रनिंग में, तो इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ हो गया। तो ये 2 जो है दीज आर दी एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैकेनिकल साइड से एबनॉर्मल कंडीशंस
क्या हो सकती है जी? एक तो हो सकता है कि जी लॉस ऑफ प्राइम मूवर, प्राइम मूवर कनेक्ट है जनरेटर के साथ और वो किसी वजह से डिकपल हो गया, तो लाज इसको करते हैं लॉस ऑफ प्राइम मूवर। या फिर जनरेटर जो है वो ओवर स्पीडिंग की तरफ चला गया, वो अपनी स्पीड से हायर स्पीड पे चला गया, रेटेड से ज्यादा स्पीड पे। तो ये दो मेन जो है, दीज आर रिलेटेड विद द मैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज। अब जो प्रोटेक्शन स्कीम्स आपने यूज करनी है जनरेटर के लिए, वो इन सबको आपने पिछले जो फॉल्ट्स थे उनके लिए भी करना है, और यहाँ पे जो एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है इसकी भी आपने प्रोटेक्शन करनी है। तो दैट इज वाई अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा जो है प्रोटेक्शन स्कीम्स इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि कंडीशंस भी है और फॉल्ट्स भी है। तो ये जो है थोड़ी सी जो है इसकी इंट्रोडक्शन है इसमें फॉल्ट्स की और नॉर्मल कंडीशंस की। अब हम सबसे पहले जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हम आते हैं जी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में आते हैं जी स्टेटर फॉल्ट्स। तो स्टेटर फॉल्ट्स जो है जैसे हमने अभी देखा कि उसमें फेज फॉल्ट्स भी हैं और ग्राउंड फॉल्ट्स भी हैं और इंटरटर्न फॉल्ट, ये तीनों टाइप्स की हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है जो टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ये आपने याद रखना होता है। अक्सर ये टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू में पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने पिछले जो बस बार प्रोटेक्शन थी या ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, उसमें हमने डिफरेंशियल स्कीम्स डिटेल के साथ पढ़ी है। तो यहाँ पे भी जो है जो फेज फॉल्ट्स हैं या ग्राउंड फॉल्ट्स, स्टेटर की बात हो रही है, वहां इसमें जो है डिफरेंशियल स्कीम ही यूज होती है, ठीक है, यानी यूनिट स्कीम। लेकिन यहाँ पे जनरेटर में डिफरेंशियल स्कीम को थोड़ा सा मजीद जो है उसको स्पेसिफाई किया गया है और इसको नाम दिया गया लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंशियल स्कीम। यानी जो स्कीम ऑलरेडी हम ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं या बस बार में, उसको जनरेटर के केस में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। बेसिकली इसको क्यों ये नाम थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाया गया है, उसके पीछे इसकी रीजन है। अच्छा, स्कीम उसी तरह है जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेम देखें जी, ये सीटी जो है डिफरेंशियल स्कीम है, सिर्फ ये यहाँ पे नाम चेंज है, ठीक है, बाकी प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पे एक फेज है, ये दूसरा फेज, सॉरी ये उसका आउटगोइंग है। ये जनरेटर की तीनों वाइंडिंग है, या स्टेटर वाइंडिंग है, ये उसका जो है न्यूट्रल पॉइंट है ये वाला, और न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड किया गया है थ्रू सम रेजिस्टेंस, ये ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे सीटी है और आउटगोइंग पे भी सीटी है, यहाँ सीटी है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरेटर डिफरेंशियल स्कीम और ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल स्कीम। बस बार का भी आपको पता है, उसमें भी आपने देखा कि उसमें डिफरेंस क्या है। तो पेट अगर हम ट्रांसफार्मर के साथ इसको कंपेयर करें तो एक चीज जहन में रहे कि ये जो सीटी रेशियो है, अगर आपको याद होगा, ट्रांसफार्मर अगर आप यूज करते हैं, सपोज इस ब्लॉक की जगह अगर ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का रेशियो, सीटी रेशियो डिफरेंट थे क्योंकि करंट डिफरेंट था। जनरेटर के केस में ये दोनों सीटी रेशियो सेम होते, इसलिए कि जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वो करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है। सिंपल वाइंडिंग है ना, कोई इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन का चक्कर नहीं होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशियल स्कीम ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। यहाँ पे भी सेकेंड फेज में भी इसी तरह, थर्ड फेज। बाकी आप देखिए जी, कनेक्शन उसी तरह है। ये जो है डिफरेंशियल रिले है, तो पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए, तीसरे फेज के लिए ये उसी तरह करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही स्लोप है जी, सेम। यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आगे सर्किट देकर, बाकी ये जो है उसी तरह। तो ये जो है जनरेटर क्या, और इस स्कीम को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंशियल स्कीम। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है जी?
नो सर। ओके जी। अब हम यहाँ पे तो ये जो स्कीम है डिफरेंशियल स्कीम, वो फेस फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट दोनों के लिए यूज होगा, जैसे ट्रांसफार्मर में यूज होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इंटरटर्न फॉल्ट है उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। अब आप देखें, गौर से देखें जी, वो पहले वाली स्कीम को नाम दिया गया था डिफरेंशियल स्कीम को लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ट्रांसवर्स डिफरेंशियल स्कीम। ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है जी, वो जरा हम देखते हैं, आपको पता चल जाए कि इसको हमने ट्रांसफर का नाम दिया, ट्रांसफर डिफरेंशियल स्कीम। अच्छा, इंटरटर्न फॉल्ट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर आपको याद होगा, उसके लिए हमने स्कीम यूज की थी बकल्स रिले। ठीक है जी, यानी अगर इंटरटर्न फॉल्ट हो जाए एक फॉल्ट तो बकल्स रिले यूज होती है। लेकिन इन केस ऑफ जनरेटर जो है, अब आपको पता है कि जनरेटर में तो ऑयल भी यूज नहीं होता है स्टेटर वाइंडिंग कूलिंग के लिए, तो डेफिनेटली फिर ये वाला जो बकल्स रिले इज नॉट यूज, कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ जनरेटर। अब जनरेटर में फिर इंटरटर्न फॉल्ट डिटेक्शन कैसे होगी? अच्छा, इंटरटर्न फॉल्ट डिटेक्शन अगर हम यूज करते हैं डिफरेंशियल स्कीम फॉर एग्जांपल, तो क्या डिफरेंशियल स्कीम जो है इंटरटर्न फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकती है या नहीं? तो पहले हम इसको जरा देख लेते हैं जी कि जो डिफरेंशियल स्कीम यूज होती है वो इंटरटर्न फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकती है नहीं। यहाँ पे हमने एक फेज लिया हुआ है जी, आपके सामने एग्जांपल है और इसका एक फेज लिया गया है। फॉर एग्जांपल जो जनरेटर है वो 7000 एम्पेयर उसका रेटेड करंट है, यहाँ पे 7000 एम्पेयर, और यहाँ पे जो स्कीम है यहाँ पे स्प्लिट वाइंडिंग यूज की गई है यहाँ पे। तो स्प्लिट वाइंडिंग जो है किस जनरेटर में यूज होती है? स्प्लिट वाइंडिंग जो है या पैरेलल वाइंडिंग हमेशा लो स्पीड जनरेटर में यूज होती है। लो स्पीड याद रखना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे इसमें इन दो में भी इसी तरह, लेकिन जस्ट इस एक फेज को लिया गया जी। अच्छा, अब जो लो स्पीड जनरेटर होते हैं वो सबको पता है कि लो स्पीड जनरेटर जो है वो कौन से स्टेशन में यूज होते हैं। तो लो स्पीड हमेशा जो हाइडल पावर स्टेशन होते हैं वहां पे लो स्पीड जनरेटर यूज होते हैं। जो टर्बो जनरेटर जिसको हम कहते हैं ये हमेशा थर्मल पावर स्टेशन है वहां पे यूज होते हैं। तो उनमें नॉर्मली जो है ये स्प्लिट वाइंडिंग नहीं होती है, बहुत हैवी हो जाती है ना, तो उस हैवी में फिर हाई स्पीड पे आप उसको नहीं चला सकते। सो अगर आपको ये जो है इस केस में, इन दिस वेरी केस फॉर एग्जांपल, ये एक लो स्पीड जनरेटर है और इंटरटर्न फॉल्ट डिटेक्शन हमने चेक करनी है यूजिंग डिफरेंशियल स्कीम। तो यहाँ पे आप देखें जी, अगर 7000 एम्पेयर एक फेज में है, ये तीसरा फेज है, तो 3500 यहाँ फ्लो होना चाहिए और 3500 यहाँ फ्लो होना चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7000, यानी हाफ इस वाइंडिंग में फ्लो होगा, हाफ इसमें फ्लो होगा, और फिर आगे जाके ये 7000 यहाँ हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी एक जो है जो स्प्लिट वाइंडिंग है उसमें कुछ टर्न्स शॉर्ट हो गए। अच्छा, जब ये शॉर्ट हो गए, सीटी यहाँ पे कनेक्ट है, याद रखना सबको पता है, यहाँ पे एक सीटी कनेक्ट है डिफरेंशियल के लिए और एक सीटी यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, डिफरेंशियल के लिए। अब जब सीटी यहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है और यहाँ वाइंडिंग जो है शॉर्ट हो गई, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 3500 से कम होकर लेट सपोज 3000 हो गई, ठीक है जी। इस साइड की वाइंडिंग जो है वो ठीक है, उसका रेटेड करंट भी वही चल रहा है जो पहले था। यानी अब ये 7000 से कम होके कितने पे आ गया? 6500। इसका मतलब ये कि 6500 यहाँ भी फ्लो होगा। ये देखें जी, अगर ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है 3000 प्लस 3500, 6500 यहाँ फ्लो हो रहा है और यहाँ आउटगोइंग पे भी फ्लो हो रहा है। इस चीज को अभी फिलहाल आप ना देखें, इस चीज को, ये स्कीम है, आप डायरेक्ट ये देखें कि जी ये इसी तरह ऐसे
और ये सीधे यूं गया, ये सीटी को आप छोड़ दें। सिमिलरली ये करंट है, ये फ्लो हो रहा है और यहाँ से, तो 6500 यहाँ फ्लो हो रहा है और यहाँ फ्लो हो रहा है। अब यहाँ जो सीटी आपने कनेक्ट की है और यहाँ सीटी दोनों सेम रेटिंग की है, तो अगर प्राइमरी करंट सेम है तो आउटगोइंग भी सेम होगा, ठीक है जी। इसका भी आउटगोइंग सेम होगा, इसका भी आउटगोइंग सेम होगा। तो अगर आउटगोइंग सेम है तो फिर सीटी सेकेंडरी का स्पिल करंट भी सेम होगा, एंड द डिफरेंस स्कीम विल नॉट डिटेक्ट, इसलिए कि ये करंट भी सेम है, ये भी सेम है, तो स्पिल करंट 0 होगा और रिले जो है वो ऑपरेट नहीं होगी। ऑफ कोर्स इंटर टर्न फॉल्ट आया हुआ है, टर्न शॉर्ट है, लेकिन डिफरेंशियल स्कीम इज अनेबल टू डिटेक्ट दिस इंटर टर्न फॉल्ट। अब ये जो है जब डिटेक्शन नहीं हो रही है तो डेफिनेटली टर्न्स भी शॉर्ट है, उसके लिए फिर क्या करेंगे? इसके लिए जो है अगेन एक और डिफरेंशियल स्कीम यूज हुई है, वो यहाँ पे आपको नजर है, ये जो है, ठीक है। जो पैरेलल वाइंडिंग है ये तीनों फेज पे ऐसे ही होगा, ठीक है। एक फेज का दिखाया गया है, बाकी दो फेज पे भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है इसको नाम देंगे ट्रांसफर डिफरेंशियल स्कीम, अलग से एक नाम दे दिया ताकि डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन दीज टू डिफरेंशियल स्कीम। अब यहाँ पे सीटी रेशियो जो है वो आपने लिया जी 3500, ये भी 3500, ये भी आपने ले लिया जी एक सीटी, यहाँ पे एक सीटी ले ली। अब इसको जो है आपने डिफरेंशियली कनेक्ट किया एक और रिले के साथ, यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंशियल रिले है और ये आपने कनेक्ट किया इस सीटी को, उसी तरह पायलट वायर्स वो बिल्कुल भी पहले थी। अब अगर यहाँ पे 3000 फ्लो हो रहा है इसकी प्राइमरी में, तो इसका आउटपुट जो है यूजिंग दिस रेशियो 4.28 बनता है। सिमिलरली यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 3500, तो इसका आउटपुट करंट बनता है 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर जो है वो अगर आप इस पॉइंट पे आए जी, यहाँ 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 4.28 यहाँ फ्लो हो रहा है, ये है स्पिल करंट। तो स्पिल करंट की वैल्यू जो है वो है 0.72 एम्पियर। अब फॉर एग्जांपल आपने सेटिंग की है, सेटिंग जहरी बात है कि आपने कोई वैल्यू रखनी है विच विल बी लेस देन दिस, यानी पिकअप वैल्यू आपने इससे कम रखनी है। तो जो ही इस किस्म का प्रॉब्लम होगा तो फिर स्पिल करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस रिले एंड द रिले विल डिटेक्ट द फॉल्ट और आगे जो है वो ट्रिपिंग करेगा। तो यहाँ पे जनरेटर के केस में दो डिफरेंशियल स्कीम यूज होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोटेक्शन स्कीम जो कि फेज फॉल्ट्स को मॉनिटर करेगा, और एक ट्रांसफर डिफरेंशियल स्कीम यूज होगी जो कि मॉनिटर करेगा इंटर टर्न फॉल्ट को, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ये भी याद रखना है कि जाहिर बात है कि सारे जनरेटर जो है वो लो स्पीड तो नहीं होते हैं, तो फिर हाई स्पीड के लिए जो है कौन सी स्कीम यूज होती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है जी, कि हाई स्पीड के लिए फिर कौन सी स्कीम यूज होगी, क्योंकि उसमें फिर आपको पता है कि ये जो है स्प्लिट वाइंडिंग उसमें नहीं होती है। जब ये स्प्लिट वाइंडिंग नहीं होगी तो फिर ये वाली स्कीम अप्लाई ही नहीं हो सकती इन केस ऑफ हाई स्पीड। तो हाई स्पीड के लिए फिर दूसरा जो है इंटर टर्न फॉल्ट के लिए स्कीम यूज होती है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है?